स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून से खबर सामने आ रही उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। ईसीआई ने किया तारीखों का ऐलान। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया, यानी कि इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीखों का, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और अब 7 राज्यों में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। 10 जुलाई को होगा मतदान, 13 जुलाई को होगी मतगणना। तो इलेक्शन कमीशन की ओर से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 10 जुलाई को मतदान कराए जाएंगे और 13 जुलाई को मतगणना कराई जाएगी। तो उपचुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 7 राज्यों में उपचुनाव कराए जाने हैं और इसके तारीखों का ऐलान भी अब कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी देहरादून से 7 राज्यों में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया। उत्तराखंड की 2 विधानसभाओं में उपचुनाव कराए जाएंगे। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट में उपचुनाव होगा। विधानसभा के उपचुनाव के लिए लागू हुई आचार संहिता। अभी माननीय चुनाव आयोग ने एक दिशा निर्देश जारी किया है, प्रेस नोट जारी किया था। वो है इलेक्शंस का, बाई इलेक्शंस के बारे में। उसमें उत्तराखंड का भी 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज आ रहे हैं। वो है नंबर 4 बद्रीनाथ, ये 4 है, उसका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर है। ये है माननीय श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी का रेजिग्नेशन की वजह से खाली हुआ है। और दूसरा है 33 मंगलौर, ये है माननीय श्री सरवत करीम अंसारी जी का मृत्यु होने के पश्चात ये खाली हुआ है। इन दोनों के लिए बाई इलेक्शन माननीय निर्वाचन आयोग ने आज कैलेंडर जारी किया है। इस कैलेंडर में 4 दिन के बाद गैजेट नोटिफिकेशन जारी होगा। नॉमिनेशन की फाइलिंग की अंतिम तिथि ये है 21 जून को, मतलब आज से 11 दिन के बाद नॉमिनेशन फाइलिंग की लास्ट डे है। और स्क्रूटनी, नॉमिनेशन की स्क्रूटनी है 24 जून तारीख को है नॉमिनेशन की स्क्रूटनी। और विड्रॉल है, जो कैंडिडेट की विड्रॉल, जो भी कैंडिडेट विड्रॉ करना चाह रहा है वो 26 जून को होगी, बुधवार को। और डेट ऑफ पोल होगी 10 जुलाई को, ये है वेडनेसडे को होगी, बुधवार को ये भी 10 जुलाई को। और काउंटिंग होगी 13 जुलाई को, शनिवार को। 13 जुलाई शनिवार को काउंटिंग होगी और पूरा प्रक्रिया, मतदान प्रक्रिया 15 जुलाई सोमवार को खत्म होगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय केंदुरा हमारे साथ जुड़ गए। अभय, 7 राज्यों में जो विधानसभा का चुनाव होना है, वहीं उत्तराखंड की हम बात करें तो 2 सीटों पर चुनाव कराए जाने हैं, क्या खबर मिल रही है? उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटें हैं। आप बद्रीनाथ सीट जिसका नंबर 4 आता है और मंगलौर विधानसभा सीट जिसका नंबर 33 है। इन दोनों ही सीटों पर उपचुनाव यहाँ पर होने। इन उपचुनाव की तारीखों का ऐलान आज यहाँ पर हो चुका है। निर्वाचन आयोग की तरफ से जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको यहाँ पर पूरा किया जा चुका है। और अब ये कह सकते हैं कि पोलिंग बूथ और दूसरी जो प्रक्रियाएं जो होती है कि कौन सा पोलिंग बूथ संवेदनशील है, कौन सा अतिसंवेदनशील है और पोलिंग पार्टियों को किस प्रकार से रवाना किया जा सकता है, उन सब चीज़ों की प्रक्रिया पर अब निर्वाचन आयोग यहाँ पर काम कर रहा है। इन दोनों ही विधानसभा सीटों पर आप ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो कांग्रेस के जो विधायक थे बद्रीनाथ सीट से राजेंद्र भंडारी, उनकी तरफ से भाजपा पार्टी का दामन थाम लिया गया था। और जैसे ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफा यहाँ पर दिया था तो इस सीट को रिक्त घोषित करने का काम विधानसभा की तरफ से कर दिया गया था। मंगलौर विधानसभा सीट पर बसपा के विधायक थे जिनके 2023 में वहाँ पर मृत्यु हो गई थी लंबी बीमारी के चलते, और उनकी मृत्यु के बाद ये सीट रिक्त हो गई थी। तो उम्मीद ये की जा रही थी कि लोकसभा चुनाव के साथ इन दोनों ही सीटों पर बाई इलेक्शन यहाँ पर कराए जा सकते हैं। लेकिन कुछ तकनीकी खामियां थी जिसके चलते दोनों सीटों पर बाई इलेक्शन नहीं हो पाए थे। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद इन दोनों ही सीटों पर अब जो उपचुनाव होने उनकी तारीखों का ऐलान यहाँ पर हो चुका है। 14 जून से जो नामांकन की जो प्रक्रिया होगी वो यहाँ पर इन दोनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए शुरू हो जाएगी। 24 जून कह सकते हैं कि नामांकन प्रक्रिया के नामांकन के अंतिम दिन यहाँ पर रखा गया है। 26 जून को नाम वापसी यहाँ पर होगी और 10 जुलाई को मतदान इन दोनों ही विधानसभा सीटों पर यहाँ पर उपचुनाव के लिए होगा। दोनों ही सीटों पर 2 लाख से ज़्यादा मतदाता है और अब बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर दूसरे जो क्षेत्रीय दल है वो अब इन लोगों के बीच में अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए, जनता को अपने साथ लामबंद करने के लिए अपनी जो चुनावी रणनीति है उस पर काम करने का तरीका यहाँ पर कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपनी अपनी जीत का दावा यहाँ पर कर रहे हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि बद्रीनाथ सीट पर जिस प्रकार से इस बार लोकसभा चुनाव के परिणाम वहाँ पर आए हैं, बीजेपी को
भारी बढ़त वहां पर मिली थी, वही काम इस बार विधानसभा के इस उपचुनाव में भी होगा और बीजेपी का जो प्रत्याशी होगा वो वहां पर जीतने का काम वहां पर करेगा। मंगलौर सीट पर कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि यह सीट राज्य गठन के बाद से कभी भी भारतीय जनता पार्टी के झोली में नहीं गई, कभी कांग्रेस के पास या कभी बसपा के पास ये सीट यहाँ पर रही है। तो ऐसे में इस बार जब बसपा के प्रत्याशी की पिछली बार मृत्यु वहां पर हुई थी, उसके बाद से जब सीट मिलता है तो कांग्रेस प्रत्याशी सीट पर लगातार मेहनत करे और उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस के खाते में सीट यहाँ पर आएगी। तो अगर हम बात करें जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जो है बीजेपी को काफी अच्छी खासी बढ़त मिली है, 5 की 5 सीटें आई हैं, और खासकर बद्रीनाथ की बात करें तो पहले से भी जो है बीजेपी की नजरें यहाँ टिकी हुई है और उम्मीदें थी इस चुनाव के दौरान भी, लेकिन उपचुनाव के दौरान क्या संभावना दिखाई दे रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो लोकसभा चुनाव के जो परिणाम अभी सामने आए हैं, अगर उसमें विधानसभा वार्ड अगर हम मतदान की स्थिति को देखते हैं तो बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी 8000 मतों से आगे यहाँ पर रही है बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर, और ये बीजेपी के लिए शुभ संकेत कहा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस के विधायक ने जब कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ा था, बीजेपी का दामन यहाँ पर पकड़ा था, तो लोगों के बीच में उनकी जो एंटी इनकम्बेंसी है, उनकी जो स्थिति थी वो वहाँ पर ठीक नहीं नजर आ पा रही थी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी संगठन ने वहाँ पर काम किया, तो बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार उपचुनाव में बद्रीनाथ की सीट पर बीजेपी का जो झंडा होगा वो वहाँ पर बुलंद होगा, बीजेपी प्रत्याशी भारी मतों से जीतते हुए नजर आएंगे। लेकिन मंगलौर विधानसभा की अगर हम बात करते हैं, हरिद्वार जनपद के अंतर्गत आती है, और इस सीट की अगर हम परिस्थितियों की बात करते हैं तो यह हमेशा ही बीजेपी के विपरीत यहाँ पर कही जा सकती है। इस बार भी लोकसभा चुनाव के जब परिणाम वहां पर आए तो इस सीट पर 20,000 मतों से पीछे बीजेपी नजर आ रही थी, यानी कांग्रेस के जो प्रत्याशी इस सीट पर लोकसभा चुनाव का जो लड़ रहे थे वो 20,000 मतों से ज्यादा वहां पर जीते, और ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि ये जो बढ़त लोकसभा चुनाव में मिली है उसके ठीक बाद चुनाव में भी उन्हें बड़ी जीत यहाँ पर हासिल होगी। जी, लेकिन अभी बात करें तो जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया और इसके लिए बताया जा रहा है 14 जून को जो अधिसूचना जारी किए जाएंगे, किन किन चीजों को प्रमुखता से इसमें रखा जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आचार जो चुनाव की जो आचार संहिता है वो जैसे ही लागू यहाँ पर हो गई है, तो ऐसे में हरिद्वार जनपद और चमोली जनपद दोनों ही जिलों में चुनाव की आचार संहिता यहाँ पर लागू हो चुकी है। तो यानी वो सब चीजें जो विकास के काम या अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग या फिर जो दूसरे जो परियोजनाओं के काम वहाँ पर होते हैं उसको लेकर कोई भी नई घोषणा वहाँ पर नहीं हो पाएगी। और निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के तहत इन दोनों ही क्षेत्रों में जो अधिकारी पिछले 3 साल से वहाँ पर काम कर रहे होंगे, जो कर्मचारी एक जगह पर 3 साल से काम कर रहे होंगे, उनका तबादला करने का काम वहाँ पर किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार से चुनाव प्रभावित ना हो। लेकिन जिस प्रकार से उत्तराखंड का इतिहास रहा है तो वो हमेशा लोकसभा चुनाव के विपरीत यहाँ पर विधानसभा चुनाव में देखने को मिलता है। विधानसभा चुनाव बिल्कुल अब है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में एनडीए में तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मसूरी के भाजपा कार्यकर्ता पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित हुए और जमकर जश्न मनाया। इस मौके पर जमकर आतिशबाजी की गई और मिठाई बांटकर एक दूसरे को बधाई भी दी गई। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल, पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल, मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। हर्ष की बात है, तीसरी बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज शपथ ली है प्रधानमंत्री पद पर। एनडीए की जीत है, भाजपा की जीत है, और इस प्रकार से तीसरी बार ऐतिहासिक जीत दर्ज करना एक वाकई में एक इतिहास रचने की बात है। इतिहास रचा तब जाता है जब विकास कार्य हो, जब जनता के लिए सरकारें अच्छे काम करें, विकास के काम करें, जनता खुश हो, और उसी का परिणाम है कि आज भाजपा की सरकार एनडीए की सरकार के रूप में तीसरी बार बनने जा रही है। और ये भारतवर्ष की बहुत ही एक खुशी की बात है, खुशी की लहर है। मसूरी है, उत्तराखंड, पूरे भारतवर्ष में खुशी की लहर है। पहले तो एनडीए को जिस तरह से एनडीए का जो गठबंधन हमारे केंद्र में उनके द्वारा जो है तीसरे टर्म में जो है माननीय प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री को
सभी कार्यकर्ताओं से जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और सभी मंत्रियों को जो आज शपथ लेंगे निश्चित ही उनको भी बहुत बहुत बधाई है। और उत्तराखंड के संदर्भ में जिस तरह से पुष्कर धामी जी की सरकार ने और यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं, चाहे मुसोरी विधानसभा की बात ले लीजिए, यहाँ पर जो विजय हुई है निश्चित ही उसमें जो है जो क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनके द्वारा जिस तरह से जो है दिन रात काम करके और जो भी सुविधाएं और जो भी आवश्यकताएं थी उनको कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराने के बावजूद, इसलिए आपने देखा होगा कि यहाँ के मसूरी के जो विधायक हैं वो यहाँ के स्थानीय हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर जीत हुई। मैं निश्चित मानता हूँ कि ये जो है और नई दिल्ली के उत्तराखंड सदन में सीएम धामी ने गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष शंकर चौधरी से भेंट की। इस दौरान शंकर चौधरी ने सीएम धामी को लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटें पर बीजेपी को प्रचंड जीत मिलने पर बधाई भी दी। साथ ही सीएम धामी ने उन्हें देवभूमि उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद भी भेंट किए। तो उत्तराखंड में प्रचंड जीत की बधाई दी है और इस दौरान सीएम धामी ने उन्हें भेंट दी है। गुजरात विधानसभा अध्यक्ष ने मुलाकात की सीएम धामी से। और वहीं नई दिल्ली के उत्तराखंड सदन में सीएम धामी ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा से मुलाकात की। इस अवसर पर सीएम धामी ने सभी प्रदेशवासियों की ओर से केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। तो केंद्रीय राज्य मंत्री बनने पर सीएम धामी ने अजय टम्टा को बधाई दी है और उत्तराखंड सदन में सीएम ने भेंट की है। और बढ़ते हैं आगे, खबर जसपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव धर्मपुर से है, जहां ग्रामीणों ने धर्मपुर गुल्लर गोजी मार्ग पर खुली सरकारी देशी शराब की दुकान के खुलने को लेकर विरोध किया। बता दें कि जसपुर के गांव धर्मपुर में गुल्लर गोजी मार्ग पर सरकारी देशी शराब की दुकान खुली हुई है, जिसको लेकर आज धर्मपुर गांव के ग्रामीणों ने सरकारी शराब की दुकान का विरोध किया। ग्रामीण महिलाओं की माने तो क्षेत्र में शराब की दुकान खुलने से यहां का माहौल खराब हो रहा है। आदमी यहां शराब पीकर घर में जाकर मार पिटाई करते हैं और घरों का सामान भी बेचते हैं। वहीं खेतों में महिलाएं काम करने जाती है और अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। महिलाओं की मांग है कि आज से शराब की दुकान को हटाया जाए। और खबर हल्द्वानी से है, जहां नैनीताल के कैची धाम मंदिर की तैयारियां पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। इस बार मेले पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस क्षेत्राधिकारी नितिन लोहनी ने बताया कि पिछले साल मेले में बाबा नीम करोली के दर्शन करने के लिए 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे और इस बार संख्या दोगुनी होने की उम्मीद है। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात किए जाएंगे। साथ ही हल्द्वानी से भी कैची धाम मंदिर तक शटल सेवा चलाई जाएगी, जिससे कि बाहर से आने वाले श्रद्धालु बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन कर सकेंगे। तो 15 जून को कैची धाम में मेला लगेगा और इसको लेकर जो है पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। और पिछली बार की बात करें तो 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे और इस बार ये संख्या जो है दोगुनी होने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, पिछले साल भी हमने कैंची मेले में करीब 2.5 लाख के आसपास का फुटफॉल देखा था और बहुत इफेक्टिवली मैनेज हुआ था। हम आशा करते हैं इस बार भी इफेक्टिवली मैनेज होगा। जो हमारा ट्रैफिक प्लान रहेगा वो लगभग पिछले बार जैसा ही होगा, कुछ उसमें एडिशंस होंगे। जैसे जो भीमताल के वाया भीमताल जो गाड़ियां जाएंगी वो नैनी बेंड और तिरछा खेत वाली पार्किंग में वहाँ पे रुकवाए जाएंगे वाहन। इसके अलावा नगर पालिका का ग्राउंड है, करीब 350 गाड़ियों की वहाँ पे हमारे पार्किंग स्पेस है। जो गेठिया और जोलीकोट से होते हुए जाएंगी गाड़ियाँ, उनके लिए सैनिटोरियम वाली पार्किंग है। सैनिटोरियम से राती घाट को रास्ता आता है, वो पार्किंग का इस्तेमाल किया जाएगा। कैंची की जो अपनी पार्किंग है वो हम आमतौर पर रहता है कि एक दिन पहले ही भर जाती है और जो पहाड़ से आने वाली गाड़ियां हैं उनके लिए हम खैरना में पार्किंग करवाएंगे। ये वहाँ इन पार्किंग्स में जो हमारे जो यात्रीगण हैं वो अपने गाड़ियों को पार्क करने के बाद वहाँ से शटल के माध्यम से ही गाड़ियाँ आगे जाएंगी। शटल के माध्यम से जो हल्द्वानी से होकर गाड़ियाँ जा रही हैं या जोलीकोट के माध्यम से या भीमताल से होते हुए जा रही हैं, वो वन विभाग के बैरियर तक जाएंगी, वहाँ से लोग पैदल जाएंगे। उसमें भी एंट्री और एग्जिट को बाइफिकेट किया जाएगा रूट को, ताकि किसी भी तरीके की स्टैम्पेड की सिचुएशन ना आए।
और बढ़ते हैं आगे, खबर हरिद्वार से है, जहां सुमन नगर चौकी क्षेत्र में अवैध खनन जारी है। बता दें कि हरिद्वार की जानीपुर कोतवाली के अंतर्गत सुमन नगर चौकी क्षेत्र में लगातार अवैध खनन हो रहा है। खनन माफिया दिन के उजाले से लेकर रात के अंधेरे तक खनन कर रहे हैं, जिससे प्रशासन की कार्यक्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही अवैध खनन को रोकने में पुलिस प्रशासन अब तक नाकाम साबित हुआ है। खनन माफिया लाखों की चांदी काट रहे हैं और क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा को खराब कर रहे हैं। इस दौरान स्थानीय लोगों का कहना है कि खनन माफिया बेखौफ होकर अपना काम कर रहे हैं, जबकि पुलिस प्रशासन इस अवैध गतिविधि को रोकने में असफल साबित हो रहा है। तो हरिद्वार का ये मामला है, जहां प्रशासन की नाक के नीचे खनन का जो है व्यापार चल रहा है और इसको लेकर प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। अवैध खनन पर प्रशासन रोक लगाने में नाकाम दिखाई दे रही है और इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और वहीं हरिद्वार लोकसभा से हार के बाद कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने हरिद्वार प्रेस क्लब सभागार में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 14 विधानसभा की जनता ने हमें अपना सहयोग दिया, चुनाव में अपनी बात को जनता के सामने उठाया, लेकिन दुर्भाग्यवश सफलता नहीं मिल पाई। वहीं वीरेंद्र रावत ने भाजपा के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत को जीत की बधाई दी। कहा कि जीत हार का फैसला तो जनता ही करती है, लेकिन वो क्षेत्र की जनता के मुद्दों से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने अपने घोषणा पत्र की चर्चा करते हुए कहा कि 72 सूत्रीय मांगों के एजेंडे को केंद्र और राज्य सरकार के सामने रखा जाएगा और उन मांगों को पूरा करने के लिए संभव कोशिश भी की जाएगी। मैं जब चुनाव लड़ा तो 72 सूत्रीय मेरे कार्यक्रम थे, एजेंडा था, उसको लेके मैं जनता के बीच में गया, अपनी बात रखी। लेकिन रिजल्ट मैंने उस समय भी कहा था कि अगर मैं लोकसभा में सदस्य चुना गया तो लोकसभा के अंदर जो है इसके लिए संघर्ष करूंगा, और अगर दुर्भाग्यवश नहीं हुआ तो सड़क में इसके लिए संघर्ष करूंगा। तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने की, हमारे सीनियर लीडरान इसमें मौजूद रहे, हमारे सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसमें मैंने वही 72 सूत्रीय कार्यक्रम की बात कही। और चूंकि अभी हमको विफलता मिली है तो इसके लिए जो है 72 सूत्रीय कार्यक्रम के लिए संघर्ष करेंगे, सड़क पर लड़ेंगे। और खबरों में बढ़ते हैं आगे, खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में गर्मी के बीच मौसम अचानक करवट बदल रहा है। कभी बारिश कभी आंधी देखने को मिल रही है। वहीं 4 धाम यात्रा के दौरान भी मौसम को लेकर सावधानी बरतनी जरूरी है। बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मौसम बदलने से बारिश और आंधी जैसी एक्टिविटी देखने को मिलती है। वहीं अगर यात्री अपने पड़ाव पर है तो थंडरस्टॉर्म जैसी एक्टिविटी होती है, तब जरूरी है कि वहीं पर कुछ समय ठहर जाएं। साथ ही कहा कि अचानक हुई बारिश से गाढ़ गधेरों पर भी जो है पानी बढ़ने से उनके नजदीक ज्यादा समय ना रहें। साथ ही यात्रियों को लेकर कहा कि मौसम अपडेट लगातार लेते रहें। फोरकास्ट और नाउकास्ट पर विशेष ध्यान दें, जो मोबाइल पर भी उपलब्ध है, जिससे आपकी यात्रा सुरक्षित बनी रहे। देखिए, जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी काफी इंटेंस भी बीच बीच में मिल जाती है, तो उसकी वजह से आप देखते हैं कि 4-5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर बारिश जो विदिन आवर जो है हिल्स में वो मिल जाती है। तो जब इतनी बारिश कहीं पे मिलेगी तो कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत बिल्कुल करती है। ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। तो जो भी 4 धाम लोकेशन पे जा रहे हैं यात्री हैं, या और भी जैसे ट्रैकर वगैरह जा रहे हैं, ट्रैकिंग में जाते हैं लोग जो है, तो उनको ये चीज का ध्यान रखना कि एक तो मौसम की जानकारी लेते रहें। जो भी उनके पास साधन है, आज तो मैं समझता हूँ कि मोबाइल में ये सब चीजें अवेलेबल है, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने जगह जगह जो डिस्प्ले सिस्टम भी लगाए, तो उसमें देखेंगे क्या फोरकास्ट वगैरह दी गई है। और 4 धाम लोकेशन के लिए हम पूरी डिटेल फोरकास्ट देते हैं 5 से 7 दिन तक की, तो वो चीजें देखते रहें। दूसरा चीज है कि जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कहीं पर हो रही है तो आप थोड़ी देर इंतजार करें और देखें कि जो है सेफ जगह पे इंतजार करें, और देखें कि जो एक्टिविटी है उसको खत्म होने नहीं दीजिए। ये जो एक्टिविटीज आजकल 1 से 2 घंटा किसी लोकेशन पे मैक्सिमम चलती है, उसके बाद खत्म हो जाती है, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा जो प्रिकॉशन हमने बोला है, बार बार हम बोलते हैं इस चीज को, कि जो गार्ड वगैरह हैं
या जो है बरसाती नाले उसके आसपास या वहां पर खड़े ना हो, क्योंकि तेज थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की वजह से हो सकता है कि बहुत तेज बारिश आगे कहीं गिर रही हो और एकदम जो जल स्तर जो है घाट गदेरे में या बरसाती नाले में बढ़ सकता है। और वही खबर कोटद्वार से है, जहां पुलिस ने नदियों में नहाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें कि इस वक्त पूरे देश में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है और ऐसे में लोग गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और नदियों में नहाने जा रहे हैं। वहीं आए दिन नदी में डूबने के मामले भी सामने आ रहे हैं, जिसके चलते पुलिस ने नदियों में नहाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही एसडीआरएफ और पुलिस निगरानी कर रही है कि और जो भी नदी की तरफ नहाने जा रहे हैं उसको प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने के लिए मना किया जा रहा है। इसको लेकर पर्यटकों में थोड़ी मायूसी जरूर देखी जा रही है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से पर्यटकों ने कोटद्वार पुलिस की सराहना भी की है। एक बार आ चुके हैं यहाँ पे और अच्छा लगा, जैसे कि यहाँ पे टीम खड़ी है एसडीआरएफ की, लोगों को जाने नहीं दे रही नदियों में, सही है, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और यहाँ पे की रोड थोड़ी वैसे खराब सी हो रही है और बाकी अच्छी व्यवस्था है यहाँ उत्तराखंड सरकार की। 2-3 हफ्तों से संडे को मतलब किसी न किसी की एक्सपायर होने की सूचना मिलती थी और अब यहाँ पे कुछ भी मतलब 2-3 हफ्तों से कुछ भी ऐसा सुनने में नहीं आ रहा है। बहुत ही अच्छे मतलब इनकी कार्रवाई हो रही है इस उसमें, और जी हम पौड़ी गढ़वाल पुलिस की सराहनीय करते हैं। बराबर चेतावनी भी दी जा रही है, मतलब हर 5 मिनट में चेतावनी दी जा रही है कि कोई नदी की तरफ ना जाए। और वहीं मंगलौर में लिफ्ट लेने के बहाने राहगीरों से लूटपाट करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। मंगलौर कोतवाली में घटना का खुलासा करते हुए एसपी इतिहाद स्वप्न किशोर ने बताया कि पकड़े गए बदमाश राहगीरों से लिफ्ट मांगने के बहाने तमंचे की नोक पर लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहे थे। बीते दिनों मंगलौर में तमंचे की नोक पर कई लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। इसके बाद डिलीवरी बॉय से भी तमंचे से फायर कर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। लिफ्ट मांगने के बहाने राहगीरों से हो रही लगातार लूटपाट की घटना पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने टीम गठित कर लूटपाट गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। 2 आरोपी फिर से भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने बदमाशों से लूटी हुई बाइक और एक स्कूटी के साथ डिलीवरी बॉय से लूटी हुई नकदी भी बरामद की है और बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।